सुबह के बजे हैं 10। नमस्ते, मैं राशिद। आप लोगों में से शायद कई अपने ड्राइंग रूम में बैठे होंगे, अपने अलग अलग कमरों में बैठ करके मेरा बुलेटिन देख रहे होंगे और पीछे ये जो भी लिखा हुआ है ना, आप शायद ये कहेंगे कि बतौर खबर नवीस मैं बहुत एक्सट्रीमिस्ट होकर के बात कर रहा हूं। क्यों ना करूं, यूपी का रहने वाला हूं तो क्यों ना करूं। यूपी का रहने वाला हूं जहां पर पारंपरिक श्लोक चलता है, यूपी का रहने वाला हूं जहां पर चंद दिनों के बाद नवरात्र में नवदेवियों की पूजा की जाएगी, नवदुर्गा की पूजा की जाएगी। अलग अलग दिन अलग अलग लोग पूजा करने के लिए आएंगे, बड़े बड़े पंडाल सजाए जाएंगे, बिल्कुल सजाए जाने चाहिए और मेरी खुद भी आस्था और श्रद्धा है। लेकिन उससे पहले एक बेटी, एक माँ, एक बहन, एक बीवी, एक महिला, एक लड़की, उसकी इज्जत, अस्मत और आबरू मेरे लिए सबसे पहले है, मेरे लिए सबसे ऊपर है। और यही एक वजह है कि कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर मैं लेकर के आया हूं और इन तस्वीरों को आप देखें। हाथरस में हमारा एक सवाल है कि क्यों ना हैदराबाद मॉडल को चलाया जाए, जहां पर आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन बावजूद इसके उनकी हैवानियत को देश न भूल पाया न भूलेगा। और इन सभी खबरों के बीच यूपी के बलरामपुर में भी निर्भया सामने आ गई है। 22 साल की बच्ची, 22 साल की लड़की अपनी फीस जमा करने के लिए जा रही थी, दरिंदों ने पकड़ा, गैंगरेप किया, रिक्शे पर बिठा दिया। और जानते हैं, जिस रिक्शे पर वो लड़की आई, अपने घर पर आई, रिक्शा पूरी तरह से खून से लथपथ हो चुका था। मेरी ये बात सुनते हुए शायद आप में से कई लोग अपनी नजरें नीचे झुका लेंगे। शायद ऐसे होंगे जिनकी आंखें भी भर आएंगी। मेरी भी आंखें नम हो गई जब मुझे ये पता चला कि बलरामपुर की उस लड़की ने घर पर आने के बाद ये कहा, बहुत दर्द हो रहा है माँ, अब मैं बचूंगी नहीं, मैं बहुत तकलीफ में हूं, शायद हाथरस जैसी बेटी की तरह मैं भी बचूंगी नहीं। सोच करके देखिए। और भी तस्वीरें हैं। बागपत में भी एक बच्ची, एक लड़की जिसके साथ बलात्कार किया गया, उसने दुष्कर्म करने की कोशिश की। हद तो यह हो गई कि आजमगढ़, मैं पूर्वांचल का रहने वाला हूं, यूपी पूर्वांचल का, खांटी उत्तर प्रदेश वाला हूं, लेकिन वहां पर अगर आजमगढ़ में एक 8 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया, शायद उस बच्ची को इस बात का इल्म भी नहीं होगा कि रेप जैसे शब्द का मतलब क्या होता है, लेकिन उसकी भी इज्जत को तार तार करने में दरिंदों ने एक ना सोची। सवाल है, क्या ये सुशासन है? सवाल है, क्या इस तरह से रामराज आएगा? सवाल ये है। नीति, नियत और संकल्प वहां पर आते हैं जहां पर मंत्री संतरी के से बयान नहीं होते, जहां पर अफसरों के से बयान नहीं होते। आप सोच करके देखिए ना, जिनकी मौत हो गई उनकी रूह आज की तारीख में क्या कह रही होगी? उनकी रूह यही कह रही होगी ना, मम्मी, पापा, माँ, भैया, मैं फिर से आऊंगी और आना चाहूंगी इस जमीन पर जहां पर मेरी मुस्कान को कोई रोकने की कोशिश ना करे। ये भी तो कह रही होंगी ना, मैं फिर से अपने नन्हे कदमों के जरिए तुम्हारी उंगलियां पकड़ करके चलना चाहूंगी, जहां पर दरिंदे मेरी तरफ नजरें न उठा पाएं। और हां, मैं शायद उत्तर प्रदेश में नहीं, किसी और जगह पर जन्म लेना चाहूंगी, क्योंकि मैं यहां पर महफूज नहीं रहती। और मेरी अस्मत को तार तार करने के बाद यह कहा जाता है कि घर और खानदान पर दाग लग गया। लेकिन सवाल है, यूपी पुलिस की गाड़ी पलटेगी क्या? विकास दुबे को लेकर के आते हुए यूपी पुलिस की गाड़ी पलट गई थी। मुंबई से एक अपराधी को लाते हुए यूपी पुलिस की गाड़ी पलट गई, अपराधी की मौत हो गई। हमने इस पर भी सवाल उठाया था, लेकिन अब यूपी पुलिस की गाड़ी पलट क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं रही है? और हम इसलिए ये सवाल कर रहे हैं। आप ये कहेंगे कि मैं एक्सट्रीमिस्ट होकर के बात कर रहा हूं, लेकिन करूंगा। मेरे घर में माँ भी है, बेटी भी है, बहन भी है। एक लड़की की इज्जत की क्या वैल्यू होती है, क्या कीमत होती है, हमें पता है। जिसने भी इस तरह का दंश झेला या झेलते हैं, आप समझ पाते हैं उनकी रूह तक भी कैसे तार तार हो जाती है। जंजीरों में जकड़ करके यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता जैसे पारंपरिक श्लोक मत बोलिए, मत बोलिए। मॉरल साइंस के लेक्चर मत दीजिए और नहीं पढ़ाइए। बस बच्चों को एक ही तरीके का इल्म तो देना चाहिए ना, कि एक लड़की, एक बेटी, एक बहन, एक मां, एक महिला, उसे उसी नजर से देखें जिस नजर से अपने घर की महिलाओं को देखते हैं। लेकिन यूपी पुलिस से सवाल है, यूपी के निजाम से सवाल है, यूपी के मंत्री, संतरी, अफसर, डीजीपी, एडीजी, लॉ एंड ऑर्डर से सवाल है। कब रुकेगा हाथरस? कब रुकेगा बुलंदशहर, बागपत, मेरठ? कब रुकेगा? कब रुकेगा आजमगढ़? कब मिलेगी गारंटी? हाथरस की घटना ने एक बार फिर से देश को झकझोर दिया है। हाथरस के अलावा यूपी बलरामपुर, बुलंदशहर, बागपत, आजमगढ़ में भी लड़कियों के साथ दरिंदगी की घटनाओं ने यूपी में कानून व्यवस्था और पुलिस पर सवाल खड़े किए। क्या उत्तम प्रदेश बेटियों के लिए सुरक्षित नहीं रह गया? पहली ब्रेकिंग न्यूज, बलरामपुर यूपी रेप के बाद युवती की मौत हो गई। हाथरस
यूपी गैंगरेप के 15 दिन के बाद मौत हो गई। बुलंदशहर यूपी युवती से दुष्कर्म। आजमगढ़ यूपी गुड़िया मांग रही है इंसाफ। बागपत यूपी बागपत में भी कलंक। हाथरस मामले में एसआईटी की जांच शुरू हो गई है। गृह सचिव की अध्यक्षता में 3 सदस्यों की टीम कर रही है जांच। एसआईटी की टीम सादाबाद के सीओ से कर रही है पूछताछ। एसआईटी की टीम सीओ से ये पूछ रही है क्या हुआ, किन हालातों में आधी रात को अंतिम संस्कार कर दिया गया। गैंगरेप पीड़िता के परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है। घटनास्थल जाकर भी जांच करेगी एसआईटी। हाथरस पीड़िता के परिवार से मिल रही एसआईटी। राहुल गांधी प्रियंका गांधी भी आज हाथरस पहुंचने वाले हैं। रिपोर्ट। बेटियों के सम्मान में कैसे करें, यूपी पुलिस का सबसे शर्मनाक चेहरा देखिए। ये क्या चल रहा है, इतना बस बता दीजिए सर, बस इतना सा मुझे बता दीजिए। मैं क्राइम अभी आप बोल रहे थे कुछ और चल रहा है। मुझे आई डोंट नो। नहीं अभी मैं आप बाहर से हूँ। नहीं अभी आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है, क्या है सर, बॉडी है कि नहीं है? उत्तर प्रदेश में रामराज का मतलब समझिए। योगी के उत्तम प्रदेश की पुलिस नाकारा है। कानून को कदमों में रखती है यूपी की पुलिस। आपको घर में बंद कर दिया था? हाँ, किसने बंद कर दिया था आपको घर में? पुलिस वाले ने कहा करते हैं भीतर बंद कर दे और कहा करते उन लोगों ने बेटी की बॉडी को लेकर चले गए। पुलिस ना लड़की की आबरू बचा पाई। हम लोगों को डर है पुलिस वालों को, वो हमारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, वो वहाँ शमशान ले जाने के लिए। सरकार से हम यही कहेंगे कि हमें न्यायिक जांच होनी चाहिए। ना पीड़ित लड़की की जान ही बच पाई। परिवार अंतिम संस्कार तक नहीं कर पाया। क्यों और किस लिए है योगी जी की पुलिस? यूपी में राम भरोसे है कानून व्यवस्था। यूपी पुलिस ऐसे लाएगी प्रदेश में राम राज्य। क्या यही है यूपी सरकार का राम राज्य? थोड़े दिन पहले ही उत्तर प्रदेश में एक हाई लेवल मीटिंग हुई है और यूपी सरकार ने एक फैसला किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि जो बलात्कारी होंगे उनके बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाएंगे पूरे प्रदेश में, ताकि वो शर्मिंदगी महसूस कर सकें और ये जान सकें कि उन्होंने कितना बड़ा अपराध किया है। लेकिन 5 तस्वीरें आप देखें। रेप के बाद कैसे युवती की मौत हुई है, बलरामपुर यूपी की तस्वीर है। बुलंदशहर में भी देखें आप, युवती से दुष्कर्म हुआ है। हाथरस में क्या हुआ, आधी रात को किस तरह से अंतिम संस्कार किया गया, आपको याद ही है। आजमगढ़ की गुड़िया मांग रही है इंसाफ, 8 साल की बच्ची, रेप किया गया। बागपत में भी कलंक, और बागपत में रेप करने के बाद एक पीड़िता ने आत्महत्या करने की कोशिश की। और चलिए हम इस वक्त अपने गेस्ट पैनल के साथ में एक बार जुड़ जाते हैं। जितने भी गेस्ट मेरे साथ में जुड़े हुए हैं एक बार इंट्रोड्यूस कर देते हैं। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अतुल सक्सेना समाजवादी पार्टी के नेता। वेदभूषण फॉर्मर एसीपी हैं आप। और एडवोकेट ऋषा पांडे थोड़ी देर के बाद जुड़ेंगी। वंदना पांडे, डॉक्टर वंदना पांडे संघ विचारक, अब से थोड़ी देर के बाद मेरे साथ में जुड़ेंगी। शिवम त्यागी, मेरा पहला सवाल आपसे होगा। उत्तर प्रदेश में अभी तक तो हाथरस की हम बात कर रहे थे, बलरामपुर, आजमगढ़, बुलंदशहर, हाथरस, बागपत, क्या यह माना जाए, क्या यह कहा जाए कि महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी लेने वाला यूपी में कोई भी नहीं है?
नहीं, ऐसा नहीं है राशिद भाई। जहां तक बात महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी लेने की बात है, ये प्रदेश बिल्कुल इस तरह की जिम्मेदारी लेने के लिए सक्षम है और इसके साथ साथ शासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जिस तरह से सामाजिक कुरीति बढ़ रही है या कुछ दिनों में ये केसेस आ रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ही दुखद है। हाँ, जहां तक सरकार की बात है, सरकार इस चीज पर बहुत क्लियर है कि कोई भी दरिंदा हो, इस तरह के घिनौने अपराध करने वाला कोई दरिंदा हो, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय से आता हो, ना ही तो हम उसको बख्शेंगे और ना ही इसे हल्के में लेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से ये चीजें बढ़ती आ रही है, मुझे इस चीज को कहने में कोई आनाकानी नहीं है कि हाँ, अपने आप में बहुत बड़ी परेशानी का विषय है। लेकिन मैं इतना भरोसा आपको दिलाता हूँ और आपके माध्यम से इस प्रदेश और देश को दिलाना चाहता हूँ, शिवम त्यागी माफ कीजिएगा, शिवम त्यागी माफ कीजिएगा, मुझे भरोसा नहीं हो रहा। मुझे भरोसा इसलिए नहीं हो रहा, जब आप लोगों ने आधी रात को अंतिम संस्कार करा दिया, मुझे भरोसा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हाथरस के बाद बुलंदशहर, बागपत, आजमगढ़, हर जगह अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो मुझे भरोसा नहीं हो रहा। मुझे भरोसा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि एनसीआरबी का जो डेटा बता रहा है उसमें यूपी महिलाओं के प्रति अपराध में बहुत उच्च कैटेगरी में है। कैसे करूं भरोसा? मैं भरोसा कैसे करूं? शिवम त्यागी, आपको भरोसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो तस्वीरें भी उत्तर प्रदेश से ही आई कि बड़े बड़े जितने भी डॉन हैं उनके खिलाफ किस तरह से। नहीं, मैं डॉन की बात नहीं कर रहा, मैं डॉन की बात नहीं कर रहा, मैं बलात्कारियों की बात कर रहा हूं। मैं बलात्कारियों नहीं शिवम त्यागी, नहीं, आज डिबेट डिरेल नहीं होगी, आज मेरी डिबेट डिरेल नहीं होगी। मुझे अतीक अहमद मुख्तार अंसारी पे शाम पे बात कर लूंगा, अतीक अहमद मुख्तार अंसारी पर कल बात कर लूंगा। मेरे लिए अतीक और मुख्तार अंसारी से कहीं ज्यादा बढ़ करके प्रदेश की बेटियां हैं शिवम त्यागी। मुझे गुंडे बदमाशों की बात करनी है, मुझे हर किसी की बात करनी है, मैं किसी का नाम ले ही नहीं रहा। मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाह रहा हूं कि वो तस्वीरें भी आपने इसी प्रदेश से देखी थी जहां पर तमाम गुंडे बदमाश अपने आपको खुद गिरफ्तारी देने पहुंच रहे थे। सुनिए, वो चाहते थे कि अगर आप मेरे जरिए आईना देखना चाहते हैं ना शिवम त्यागी, तो देखें, देखिए आप, महिलाओं पर अपराधों में पूरे देश में लगभग 7.25% की बढ़ोतरी हुई है। पूरे देश में 4,05,861 केस दर्ज हुए हैं। 2019 का आंकड़ा है ये। बीजेपी सरकार की अथक मेहनत के बाद, ऑपरेशन मजनू के बाद, ऑपरेशन एनकाउंटर के बाद सबसे ज्यादा केस महिलाओं के प्रति अपराध वाले 14.7% यूपी के हैं। 59,853 सर, 59,853। कैसे भरोसा कर लूं शिवम त्यागी? मैं नहीं करूंगा मुख्तार अंसारी की बात, नहीं करूंगा अतीक अहमद की बात। मुझे करनी है बलात्कारियों की बात, मुझे करनी है महिलाओं की बात, बेटियों की बात, मुझे करनी है अपनी बहन की बात। जानते हैं आपको सिर्फ शिवम त्यागी जानते हैं, बलात्कारियों की शिवम त्यागी जानते हैं, मुझे भी पुणे की बात करनी है। मेरी एक कजिन सिस्टर है, सुनिए ना, मेरी एक कजिन सिस्टर है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में रहती है, जौनपुर में। उसने कल ही मुझे फोन किया, उसने कहा भाई बस इतना बता दीजिए कि शाम 6 बजे के बाद घर से निकलूं या नहीं निकलूं, आप तो खबर दिया करते हैं ना। मेरा माथा फट गया शिवम त्यागी। शिवम त्यागी, मैं डरा हुआ हूं, मैं यहां से डरा हुआ हूं शिवम त्यागी। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, जो भी है इसमें लिप्त है, चाहे वो कोई भी हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और जब आप कहते हैं कि आपका माथा फट गया 6 बजे के बाद घर निकलना चाहिए कि नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना इसमें चाहता हूं कि देखिए, हमारा एजेंडा है इस प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना, तमाम तरह की चीजों को इन ऑर्डर में लाना। आप फिर वही बात, मैं मानता हूं कि आप फिर वही बात कर रहे हैं। अच्छी बात है, आपका एजेंडा है उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना। अच्छी बात है कि आप इलाहाबाद से प्रयागराज कर दिया, अच्छी बात है कि फैजाबाद से अयोध्या कर दिया, अच्छी बात है कि आगरा में म्यूजियम का नाम चेंज कर दिया, अच्छी बात है, वो सब अच्छी बात है, पूरी तरह से स्वीकार्य है। आप लोग जो हैं संस्कृति और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, सब कुछ स्वीकार्य है। लेकिन मुझे अपनी मां बहन बेटी महफूज चाहिए, मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मुझे गारंटी चाहिए। बदलाने देखा है आपने? गुंडे बदमाशों की तस्वीर नहीं देखी? आपने नहीं देखी किस तरह से किस सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही है? क्या आपको नहीं लगता कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जा रहा? क्या वो तस्वीरें उत्तर प्रदेश की नहीं थी? क्या आज से पहले कोई हो सकता है अपराधियों का एनकाउंटर करा दें। चलिए ठीक है, शिवम त्यागी अभी आता हूं आपके पास, शिवम त्यागी आता हूं आपके पास, शिवम त्यागी आता हूं मैं आपके पास। मैं आज बहुत गुस्से में हूं शिवम त्यागी, मैं क्रोध में हूं, मैं क्रोध में हूं। दिस इज द एंगर ऑफ माई फैमिली शिवम त्यागी।
शिवम त्यागी, आई एम इन पेन। शिवम त्यागी, मुझे दर्द होता है, मेरी रूह कांप जाती है। शिवम त्यागी, आपको पता है एक बच्ची ने आकर के, आपको पता है कि एक बच्ची ने आकर के ये कहा, बलरामपुर में रेप हो गया और उसके बाद कहा कि मैं बचूंगी नहीं, मैं बहुत दर्द में हूं। क्या आपको अंदाजा है? वेदभूषण जी, विकास दुबे को लाते हुए यूपी पुलिस की गाड़ी पलट गई। जी राशिद जी। मुंबई से किसी अपराधी को लाते हुए यूपी पुलिस की गाड़ी पलट गई। ये बलात्कारियों को लाते हुए यूपी पुलिस की गाड़ी क्यों नहीं पलटती? राशिद जी, हमें बड़ा दुख है, इन बच्चियों के साथ रेप हुआ, इनके साथ अन्याय हुआ। हिंदुस्तान में रूल ऑफ लॉ है। उसी दिन एफआईआर 14 तारीख को दर्ज हुई। चारों मुलजिम जेल के अंदर है, गाड़ी नहीं पलट सकती क्योंकि अब वो जुडिशियल कस्टडी में है। आप थोड़ा सा फर्क महसूस कीजिए। जब हैदराबाद में एनकाउंटर हुआ था तो बड़ा हंगामा किया गया था कि पुलिस वाले बड़े जल्लाद हैं, गोली मार देते हैं। विकास दुबे के लिए बड़ा हंगामा करा गया कि मंदिर के अंदर सरेंडर कर दिया और पुलिस वालों ने उसकी गाड़ी पलट दी, उसको मार दिया। अभी आपने मुंबई से लाते हुए क्रिमिनल का आपने जिक्र किया कि गाड़ी पलट गई और मर गया। अब वो जुडिशियल कस्टडी में है। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल हो रखी है। इसमें 376 डी, जिसमें के आजीवन कारावास, 302 फांसी की सजा का प्रावधान है। मुकदमा दर्ज है। कानून पर विश्वास कीजिए। पूरे हिंदुस्तान के अंदर अभी राजस्थान से एक न्यूज आ रही है कि वहां भी गैंग रेप हुआ है। वेदभूषण जी, निर्भया कांड के बाद में कानून पर मुझे विश्वास है, देश के संविधान पर मुझे विश्वास है, लेकिन एक काम कर लेते हैं। की बात आ रही, क्या हम इन्फोग्राफिक स्टूडियो जा सकते हैं अनुभव? आधा मिनट, ठीक है। अरे आधा मिनट का टाइम दीजिए राशिद भाई, आधा मिनट का। अच्छा ठीक है, बोल रहे हैं, अपनी बात पूरी कर लें, बात पूरी करें, बिल्कुल करें अपनी बात पूरी, बिल्कुल कीजिए अपनी बात पूरी। राशिद जी, निर्भया केस आपको याद है? निर्भया दिल्ली में हुआ था, आपको याद है? निर्भया केस दिल्ली में हुआ था। जब सिंगापुर से उसकी बॉडी को लाया गया था तो अर्ली मॉर्निंग में द्वारका के शमशान घाट में उसका, वो भी रात के टाइम में उसका दाह संस्कार किया गया। तो उसमें क्या था कि उसके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे थे पुलिस को। इस केस के अंदर पुलिस को उसके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे। राजनीतिक माहौल गरमाया जा रहा है। दिल्ली के अंदर सफदरजंग के अंदर आम आदमी पार्टी, भीमसेना, दुनिया भरे के लोग जो नेतागिरी करने के लिए सड़क पर आ गए। पुलिस के पास कोई ऑप्शन नहीं था। आप चाहते थे कि वहां सड़कें जाम होती, गोलियां चलाई जाती। पुलिस का जो भी एक्शन है बिल्कुल जस्टिफाइड है और पुलिस को आप हर टाइम कटघरे में ना खड़ा करें। एक समाज की जिम्मेदारी है लड़कियों को प्रोटेक्शन देना। क्या अक्यूज्ड हैं माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं थी? सर हाथ जोड़ करके मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं आपको, आदरपूर्वक नमन करता हूं आपको। जानते हैं क्यों? इसलिए आदरपूर्वक नमन करता हूं। मेरे साथ में प्लीज वेदभूषण जी को रखें, आप वेदभूषण जी को रखें। वेदभूषण जी, मुझे तो बड़ी शर्मिंदगी होती है, चूंकि मेरा नाम राशिद हाशमी है लेकिन मेरी मां का नाम है राजेश्वरी शुक्ल, और इस नाते मुझे यह पता है कि हिंदू धर्म रीति रिवाज से जो अंतिम संस्कार किया जाता है कितने बजे किया जाता है, आत्मा की शांति के लिए किस तरह से रीति रिवाज होते हैं। यूं ही जंगल में ले जाकर के आधी रात को 2:45 बजे, जब रात का तीसरा पहर होता है, रिपीट, जब रात का तीसरा पहर होता है ना, तब कभी भी अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। और अगर आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, आदरपूर्वक नमन है, लेकिन मैं शर्मिंदा हूं आपके शब्दों पर। आई रिपीट, आप बड़े हैं, आदरपूर्वक नमन है, लेकिन आपके शब्दों पर मैं शर्मिंदा हूं। अगर आप यूपी पुलिस का आधी रात का ये जो कर्मकांड है, यूपी पुलिस का आधी रात का जो कांड है, नहीं, नो सर, नो, झगड़े होते, जाम होते, मारपीट होती, गोलियां चलाई जाती, तब दाह संस्कार होता। वो डेड बॉडी को ले आकर, उनका प्लान था कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी कि वहां पर दंगे कराए जाएंगे, सड़क पर डेड बॉडी को रखा जाएगा, हंगामा करा जाएगा। कांग्रेस, फला, ये पार्टी, भीमसेना, तमाम अपने हथकंडे अपनाएगी अपने राजनीतिक स्कोर को सेटल करने के लिए। वेदभूषण जी, आप बिल्कुल सरकार के प्रवक्ता की तरह बोल रहे हैं। मेरे ख्याल से शिवम त्यागी के साथ एक ही विंडो में मुझे आपको काट देना चाहिए। सरकार के प्रवक्ता और शिवम त्यागी नेता बीजेपी। हर टाइम पुलिस को कोसना। चलिए आईना दिखाता हूं, आईना दिखाइए। चलिए मेरी पीसीआर टीम एडिटोरियल टीम आपको आईना दिखाएगी, आप सबको आईना दिखाएगी। हैवानियत कब तक, ये बहुत बड़ा सवाल है। देश में जानते हैं हर 15 मिनट में महिलाओं के प्रति अपराध का एक केस आता है। यूपी में हर दिन औसतन 11 केस आते हैं। 30,000 से ज्यादा केस हर साल आते हैं औसतन।
1,33,000 से ज्यादा केस अदालत में पेंडिंग हैं महिलाओं के प्रति अपराध वाले। हर 4 में से 3 केस में आरोपी छूट जाया करते हैं। और निर्भया के गुनहगार, मैं हाथरस की निर्भया की बात कर रहा हूं, निर्भया के गुनहगारों की तस्वीरें दिखाएं और हम तो ये कहेंगे क्यों नहीं हैदराबाद मॉडल इनके साथ भी अख्तियार किया जाता। दिखाइए दिखाइए। संदीप उम्र 22 साल, लवकुश उम्र 19 साल, राजकुमार रामू 28 साल, रवि उम्र 35 साल। क्यों नहीं हैदराबाद मॉडल इस्तेमाल किया जाए। पुलिस पर परिवार के आरोप भी दिखा दें, क्या क्या आरोप हैं। हम एक बार दिखा नहीं चलेंगे, अभी हम चलेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से एक बार फिर से अतुल सक्सेना के पास जाना चाहिए। मुझे अतुल सक्सेना के पास लेकर के चलिए। समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उसी पार्टी के नेता हैं जिनके बहुत बड़े सुप्रीमो ने एक जमाने में ये कहा था बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाया करती है। अतीत में झांक करके मैं देखूंगा, क्योंकि बेटियों की अस्मत का सवाल है अतुल जी। शायद मेरे शब्द बड़े चुभ रहे होंगे, कर्कश लग रहे होंगे, लगने भी चाहिए। क्यों नहीं सड़क पर उतर रहे आप लोग। कहां है समाजवाद, वो समाजवाद जिसके बारे में आप लोग कहते हैं लोहिया और जनेश्वर मिश्र वाला, जेपी वाला। कहां है समाजवाद। इस समाजवाद को सड़क पर आना चाहिए। हाथरस से लेकर के बुलंदशहर तक, बागपत से लेकर के बल्लारपुर तक आना ही चाहिए। राशिद भाई, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता तमाम सड़कों पे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और सरकार की लाठियां खा रहे हैं, और आप ये चैनल पे चला रहे हैं। आप देख रहे हैं कितना कवरेज आप देना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। हम तो विपक्ष में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, पर उत्तर प्रदेश की सरकार कहां है। आज उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार है उसमें बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। अभी हाथरस की जो बेटी है, दलित बेटी, उसकी मृत्यु को हुए चंद घंटे भी नहीं हुए थे कि उत्तर प्रदेश में 3 अन्य जगहों पे रेप और गैंग रेप की घटनाएं और घटित हो जाती हैं। बलरामपुर में मेरी दलित बेटी को गैंग रेप करके मार दिया जाता है, बड़ा कष्ट होता है। बुलंदशहर में 14 साल की बच्ची के साथ रेप हो जाता है, और तो और आजमगढ़ में एक 8 साल की छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म हो जाता है। अरे कहां है उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर। आज बड़ा कष्ट होता है चैनल पे बैठ करके कि इस योगी राज में जो है उत्तर प्रदेश को आरोपियों को संरक्षण देने का कार्य चल रहा है। अरे योगी राज जो है बेटी बचाओ के नारे में काम नहीं करती है, ये रेपिस्ट बचाओ के नारे में काम करती है। और मुझे तकलीफ ये होती है कि ये डीएम और एसएसपी किसके दबाव में इस तरीके के बयान देते हैं, और रात में 2:40 पर बहन का अंतिम संस्कार कर देते हैं। अरे जो दलित बेटी जिसने जघन्य अपराध को झेला, जिसने अक्षम्य अपराध को झेला, उसके परिवार को उसके अंतिम समय में उसके चेहरे को भी नहीं देखने दे रहा था। ये एसएसपी और ये डीएम किसके दबाव में सबूतों को मिटाने का कार्य कर रहे हैं, मैं आपके चैनल से पूछना चाहता हूं। अरे राशिद भाई, शर्म आनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो रेपिस्ट को बचाने की कार्रवाई करती है, और करे भी क्यों ना। आपने देखा होगा किस प्रकार से स्वामी चिन्मयानंद को जो उत्तर प्रदेश में मंत्री थे, उन्हें बचाने के लिए इसी योगी ने उत्तर प्रदेश के क्रिमिनल लॉ को बदल के रख दिया। अतुल सक्सेना, मेरी टीम ने यहां पर आपके ये जो माइक लगाया ना, जैसे मैं बोल रहा हूं, अगर पिच नीचे भी करके आप बोलेंगे ना, ठीक इसी तरह की आवाज आएगी। बड़ा अच्छा माइक हम लोग लगाते हैं, बड़ी अच्छी क्वालिटी का माइक है, लेकिन अपनी बात आप कहते रहें, लेकिन ये ना कहें यूपी सरकार जो है ये रेप के आरोपियों को बचा रही है। ऐसा भी नहीं है, कोई भी सरकार रेप के ऐसे आरोपियों को नहीं बचाती। इतनी नीति और नियत और संकल्प होता है। प्लीज राजनीतिक शुचिता में रह करके ये बात ना कहें। सुमित दुबे के पास चलते हैं। सुमित, आज हाथरस में कितने वीडियो ऑप्शन, फोटो ऑप्शन होने वाले हैं, एसआईटी जांच के बारे में बताएं, और कितने बड़े बड़े नेता आने वाले हैं, मंत्री आने वाले हैं, कितने वीडियो ऑप्शन होंगे जरा बताएं आज। सुमित दुबे, आप सुन पा रहे हैं मुझे? सुमित दुबे, आप तक आवाज आ रही है मेरी? सुमित दुबे, चलिए, सुमित की आवाज मुझे ठीक तरीके से आ नहीं पा रही है। एक काम कर लेते हैं, इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज ले लेते हैं। एक ब्रेकिंग न्यूज लीजिए। अनुराग कश्यप मुंबई के वर्सोवा थाने पहुंचे हैं। यौन शोषण मामले में पुलिस ने किया था समन। अनुराग कश्यप का बयान दर्ज करेगी पुलिस। एक्ट्रेस पायल घोष ने अनुराग के खिलाफ दर्ज कराई है एफआईआर।
अनुराग कश्यप पर है यौन शोषण का आरोप। अनुराग कश्यप वर्सोवा थाने में अभी पहुंचे हैं अपना बयान दर्ज कराने के लिए। ये अभी की ब्रेकिंग न्यूज है। क्या मुंबई संवाददाता है मेरे साथ? तस्वीरें आप देखें, वर्सोवा थाने में अनुराग कश्यप पहुंचे हैं। एक्ट्रेस पायल घोष ने आरोप लगाया था। ये महाराष्ट्र की तस्वीरें, महाराष्ट्र मुंबई की तस्वीरें हैं, जहां पर अनुराग कश्यप अपना बयान दर्ज कराने के लिए पहुंचे हैं। दोबारा से इस खबर पर हम तब आएंगे जब मुंबई ग्राउंड जीरो से रिपोर्टर मुझे मिलेंगे। वापस से आते हैं यूपी, हाथरस, बलरामपुर और बागपत वगैरह की खबर पर। शिवम त्यागी के पास में चलते हैं। शिवम त्यागी, समाजवादी पार्टी के नेता अभी अतुल सक्सेना क्या कह रहे थे आपने सुना होगा। हालांकि अतुल सक्सेना कई बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको लगता नहीं। डेटा छोड़ दीजिए, पुलिस की संवेदनशीलता पर सवाल है, सरकार की संवेदनशीलता पर भी सवाल है। शिवम त्यागी, उन्होंने दलित बेटी का नाम लिया और खास तौर पर एक अलग तरह का झंडा चलाने का वो प्रयास कर रहे हैं। पर चलिए ठीक है, वो उसका अधिकार है, वो राजनीति कर सकते हैं। लेकिन तो आप कह रहे हैं संवेदनशीलता पर जो सवाल उठना चाहिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है पुलिस ने उस माहौल को, सिचुएशन को देख के जो भी कदम लिए होंगे वो हमारे सामने है। और मैं इस बात को मानता हूं कि एसआईटी का जो गठन है वो भी कहीं ना कहीं इस बात को क्लियर करेगा कि किन सिचुएशन में, किन सर्कमस्टांसेस में ये तमाम तरह की चीजें हुई और किस वजह से ये सब कदम पुलिस को लेने पड़े। मैं सिर्फ इतना मानता हूं कि कोई भी कानून से बाहर है, चाहे पुलिस कोई ऑफिसर हो, चाहे कोई भी हो। कल जब एसआईटी की जांच करेगी, इन तमाम पहलुओं को भी जांच करेगी कि क्यों रात को 3 बजे इस तरह का कदम लेना पड़ा या इसकी क्या वजह रही। मैं बिल्कुल पूरी तरह से इस विश्वास में हूं कि तमाम ऑफिसर्स जो है कहीं ना कहीं इस चीज को बताएंगे एसआईटी टीम को और ये भी समझाएंगे कि किस वजह से ये कदम लेना पड़ा। शिवम त्यागी मैं बताऊंगा अभी आपको। हालांकि मैं रेप, गैंग रेप, बलात्कार जैसी घटनाओं को किसी भी तरह से जाति या धर्म में बांध करके बात नहीं करूंगा, लेकिन अतुल सक्सेना ने बार बार दलित का नाम क्यों लिया, ये तो एक सवाल है। लेकिन दलित का नाम क्यों लिया, एक सवाल आपसे भी है। क्यों है, आगे आपको बताता हूं। सुमित दुबे के पास चलते हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं, दिन रात एक करके, मेहनत करके, बिना थके, बिना हारे। सुमित दुबे ही मेरे सहयोगी हैं जो हाथरस की एक एक रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे हैं। सुमित दुबे, अभी थोड़ी देर पहले ये पूछने की मैं कोशिश कर रहा था कि एसआईटी की टीम ने अभी तक किन किन से मुलाकात की है, क्या क्या सबूत बटोरे हैं, किन किन से बातचीत की है, ये बताएं हमें। और कितने नेता, बड़े बड़े राजनेता, पक्ष के, विपक्ष के, अलग अलग पार्टियों के आ जाएंगे, कितनी देर रहेंगे, कितनी देर परिवार से बात करेंगे, किन किन के पास में जाएंगे, कितना वीडियो ऑप्शन होगा, कितने फोटो ऑप्स होंगे। राकेश, सबसे पहले एसआईटी की बात करते हैं तो एसआईटी की टीम शाम को यहाँ पर आई थी। पहले उसमें जो पुलिस के अधिकारी थे, प्रशासन के अधिकारी थे जो यहाँ पर मौजूद थे, जब अंतिम संस्कार हुआ तब यहाँ पर मौजूद थे, उनके साथ बातचीत करी। और उसके बाद एसआईटी के सदस्य यहाँ पर आए इस गाँव में, लेकिन उस वक्त गाँव में मीडिया भी मौजूद था तो ज़्यादा बातचीत नहीं हो सकी। आज सुबह एसआईटी के मेंबर दोबारा से गाँव में गए। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो रास्ता है सीधा गाँव के लिए जाता है। बैरिकेडिंग करके यहाँ पुलिस बैठी हुई है। यहाँ पर मीडिया को आज रोक दिया गया है। जब हमने पूछा कि क्यों रोका गया है तो उनका साफ साफ कहना था कि मीडिया की मौजूदगी में एसआईटी के मेंबर्स ढंग से जो पीड़ित लड़की थी उसके फैमिली मेंबर्स के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे, बातचीत नहीं कर पा रहे। इसी के चलते आपके मूवमेंट को रोक दिया गया है। और न सिर्फ मीडिया के मूवमेंट को रोका गया है बल्कि कोई भी आउटसाइडर अब यहाँ से अंदर नहीं जा सकता है। ये पहली बात है एसआईटी के बारे में। जहाँ तक आपने पॉलिटिकल लीडरशिप की बात करी, पॉलिटिकल लीडर्स की बात करी, तो यहाँ पर ये अभी जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे थोड़ी देर पहले, तो थोड़ी बहुत सच्चाई है उनकी बात में, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता, करीब 30-40 कार्यकर्ता यहाँ एक तरीके से परमानेंट रुके हुए हैं। रात में भी थे, दिन में भी हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी यहाँ रुके हुए हैं, बीच बीच में नारेबाजी भी करते हैं। तो ये एक जो लोकल लीडरशिप है अपोजिशन पार्टीज की, वो यहाँ पर एक्टिव है। बड़े नेताओं की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी की राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के आने की संभावना है। ठीक है, लेकिन बहुत बड़ी संभावना है कि अगर वो, मेरी आपसे गुजारिश है सुमित, ग्राउंड जीरो से सबसे सच्ची, सबसे ज्यादा तथ्यों वाली रिपोर्ट आप दे रहे हैं। एसआईटी के एक एक अधिकारी से आप बात करते रहें, कप्तान से बात करते रहें, जितने भी अधिकारी हैं उन्होंने क्या कहा, नेता जितने भी पहुंच रहे हैं इनसे भी बात करते रहें, सवाल पूछते रहें। आपके पास दोबारा लौट करके आऊंगा। डॉक्टर वंदना पांडे भी मेरे साथ में जुड़ गई हैं, टीवी स्क्रीन पर हैं, संघ की नेता हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, विमेन एक्टिविस्ट हैं, एकेडमिशियन हैं और महिलाओं को लेकर के बहुत संवेदनशील रहती हैं। लेकिन बहुत बड़ा सवाल है, सवाल यह है कि चंद दिनों के बाद जब
देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाएगी ना, जहां पर शैलपुत्री पूजा की जाएगी, ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, इन सभी की जितने लोग पूजा करेंगे उन्हें एक चीज याद रखनी पड़ेगी, जब भी 9 रूपों की पूजा करें उससे पहले हाथरस को याद कर लें, बुलंदशहर बागपत को याद कर लें, बलरामपुर को याद कर लें, आजमगढ़ को याद कर लें। याद इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ये यूपी हमारा और आपका है, पूरे देश का है, देश का सबसे बड़ा सूबा है, और अगर उत्तर प्रदेश को उत्तम बनना है तो फिर महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी होनी जरूरी है। आगे बढ़ते हुए, चूंकि हम एक ही बात कर रहे हैं, हाथरस इस वक्त हैदराबाद मॉडल मांग रहा है। हैदराबाद मॉडल इसलिए मांग रहा है क्योंकि अगर फैसला ऑन द स्पॉट नहीं होता तो फिर एक बात यह समझनी बहुत जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में बलात्कार, रेप, गैंग रेप या महिलाओं के प्रति जितने भी अपराध हैं ये कम होने का नाम नहीं लेंगे। डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन बड़ी खबर है, हाथरस के 3 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। पीड़िता के परिवार की सुरक्षा में तैनात थे तीनों पुलिसकर्मी। पूरे गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती कुछ कह रही हैं, सुनिए। जो बहन बेटियों का उत्पीड़न कर रहे हैं, महिलाओं का उत्पीड़न कर रहे हैं, तो उन पर ये सरकार जरूर अंकुश लगाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब मैं आज सुबह उठी और मैंने न्यूज़ वगैरह देखा तो मुझे मालूम हुआ कि हाथरस की तरह ही तो बलरामपुर जिले में भी एक दलित छात्रा के साथ लगभग ऐसी ही घटना घटी और उसकी मौत भी हो चुकी है, जो अति दुखद है, अति निंदनीय है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान भाजपा सरकार में तो कानून का नहीं बल्कि गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, बलात्कारियों एवं अन्य अराजक तत्वों का राज चल रहा है और यहाँ कानून व्यवस्था पूरी तरह से दम तोड़ चुकी है। खासकर इस सरकार में यहाँ की बहन बेटियां तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं सोच रही थी कि हाथरस के बाद ये लोग हरकत में आएंगे, लेकिन नहीं आए। और बलरामपुर की घटना जब मैंने आज सुबह न्यूज़ में देखी तो मुझे झकझोर दिया। मुझे ऐसा लगा कि मुझे मीडिया में जाकर यदि यूपी सरकार नहीं जाग रही है तो मुझे केंद्र की सरकार को जगाना चाहिए। मुझे केंद्र की सरकार को जगाना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में आप लोगों को ये मालूम है कि जब से ये सरकार बनी है तो ये सरकार कानून व्यवस्था के नाम पर अब तक पता नहीं कितने फरमान जारी कर दिए हैं। इस सरकार ने आए दिन लोगों के मकान खूब तोड़े हैं, एनकाउंटर भी खूब किए हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला समय बताएगा। लोग तो ये कहते हैं कि जो कुछ भी इन्होंने अभी तक कार्रवाई की है लोगों के मकान तोड़ने में और एनकाउंटर में, तो इसमें ईमानदारी कम है बल्कि राजनीतिक स्वार्थ ज़्यादा है। मेरे ख्याल ये बहुत ही ये नीचे किस्म की ये हरकत है। यदि ऐसा है जो लोगों की आम चर्चा है, यदि इसमें सच्चाई है तो ये इससे कोई यूपी की सरकार को हम अच्छी सरकार नहीं कह सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती को सुन रहे थे आप, और मायावती का ये कहना है कि आज सुबह जब मैं सो करके उठी तो अभी तो हाथरस को लेकर के ही दुखी थी, लेकिन बलरामपुर को लेकर के भी इसी तरीके की खबर आई। बलरामपुर से भी गैंगरेप की खबर आई, जहां पर एक बेटी तड़पती रही और उसने घर आकर के दम तोड़ दिया। ये मायावती का कहना था। शिवम त्यागी,
मेरे ख्याल से मायावती जितनी भी चीजें कह रही थी बहुत हद तक जायज है और मायावती का यूपी सरकार से भरोसा उठ गया है, उनका ये कहना है। अब तो ये लगने लगा है कि मुझे केंद्र में जाकर के दरख्वास्त करनी चाहिए, यूपी को बचा लीजिए, यूपी की बेटियों को बचा लीजिए। नहीं, देखिए मायावती जी ने जो कहा मैं उस पर सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यूपी की बेटियां बचेंगी और यूपी की बेटियां सुरक्षित भी रहेंगी और इन तमाम चीजों पर कंट्रोल भी होगा और लगाम भी लगेगी। लेकिन मैं फिर भी इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से राजनीति भड़काने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पर मेरे ही साथ में बैठकर समाजवादी के मेरे भाई कह रहे थे कि जिस तरह की तमाम चीजें हो रही है ये गलत है, ऐसा है वैसा है, लेकिन इन्हीं की सरकार में किस तरह की चीजें हुई हैं। जैसा कि शुरुआत में रिमार्क में आपने कहा, मैं इस राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ ये एक सच्चाई है कि पार्टी के सुप्रीमो कहते थे कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। मेरी सरकार में किसी ऐसी अप्रोच नहीं है, बिल्कुल क्लियर है कि कोई भी सरकार का एक काम कर लेते हैं ना, आपकी सरकार का अप्रोच क्या है एक बार के लिए हम समझ लेते हैं। डॉक्टर वंदना पांडे मेरे साथ में जुड़ गई हैं। डॉक्टर वंदना पांडे, अगर मैं एनसीआरबी का 2018-2019 का रिकॉर्ड सामने ला करके ये पूछता हूं, 2018 के मुकाबले 2019 में देश में रेप के मामलों में 7% का इजाफा, 2019 में देश में दुष्कर्म के हर रोज 84 मामले दर्ज किए गए, 2019 में देश भर में रेप के 32,033 मामले दर्ज हुए, महिला उत्पीड़न को लेकर दर्ज कुल मामलों में 7% रेप, और इनमें भी अगर यूपी में ग्राफ लगातार बढ़ा है तो क्या मेरा सवाल तर्कसंगत नहीं है ये पूछने वाला कि बहन बेटियों की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? डॉक्टर वंदना, अगर यूपी में ग्राफ लगातार बढ़ा है तो क्या सही है ये पूछने वाला कि बहन बेटियों की। डॉक्टर वंदना पांडे, चलिए ठीक है, डॉक्टर वंदना पांडे के बाद दोबारा से हम चलेंगे, लेकिन विक्रांत वीर जो कि हाथरस के एसपी हैं उनका कहना क्या है। और हाँ, एसआईटी की टीम को भी एक बात सुनाते हैं हम। एसआईटी की टीम जो पहुंची हुई है पूरे हाथरस में इस वक्त अलग अलग जगह पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एसआईटी टीम के अधिकारी से भी इंडिया न्यूज ने बात की और एसपी हाथरस को भी सुने। बाकी हम लोगों ने प्रारंभिक जो जांच करनी थी वो जांच स्टार्ट कर दी, अब इसमें थोड़ा समय लगेगा और जो हमारी रिपोर्ट होगी वो हम लोग शासन को जो है निर्धारित समय सीमा में हम लोग दे देंगे। धीरे धीरे वो कई लोग हैं, पुलिस में हैं, बाकी और लोग हैं, बाकी और कई अभिलेख हैं, ये सब है वो डायनेमिक है, मतलब वो आगे हो सकता है कुछ और जांच से कुछ और निकले, कुछ और निकले, तो जैसे जैसे होगा। हमें 7 दिन की सीमा दी गई है, हम लोग उसी में जो है इसको पूरी कर देंगे। अब जैसा आपको पता है कि सुबह ही पीड़िता की मृत्यु हुई थी, उसके बाद लगभग दोपहर तक पोस्टमार्टम की कार्रवाई कंप्लीट हो गई थी, लेकिन अस्पताल के कुछ हंगामे आदि की वजह से समय से शव उनके गृह गांव में नहीं आ पाया था। साथ ही कानून व्यवस्था की दृष्टि, जैसा अस्पताल के पास भी आपने देखा कि कानून व्यवस्था की स्थिति वहाँ भी बिगड़ने के चांसेस थे। इन सब को देखते हुए तथा ये भी बात थी कि पोस्टमार्टम के बाद काफ़ी समय हो गया था, इन सब को बातों को देखते हुए उनके पिता, पीड़िता के पिता और भाई आदि सबसे संबंधियों से बातचीत की गई, उनसे रिक्वेस्ट भी किया गया, तो वो एग्री हो गए थे कि शव का अंतिम संस्कार रात को ही किया जाएगा और परिजनों की पूर्ण सहमति से शव का अंतिम संस्कार पुलिस और प्रशासन की मदद से देखरेख में रात को ही करा लिया गया था। हाथरस के एसपी विक्रांत वीर को सुन रहे थे आप। विक्रांत वीर ने क्या कहा ये बिल्कुल आपके सामने है और ईमानदारी से कुछ सवाल करूंगा, लेकिन पहले मैं अभी अतुल सक्सेना के पास में जाना चाहता हूं। अतुल सक्सेना, ऐसा क्यों होता है कि आपकी पार्टी, हालांकि ठीक है जाति की राजनीति आप लोग करते हैं, एमवाई समीकरण की राजनीति उत्तर प्रदेश में करते हैं, वो आपका वोट बैंक है, लेकिन ऐसा क्यों है अगर कोई रेप हो जाए तो फिर उसे भी आप मुस्लिम, हिंदू, दलित, नॉन दलित, सवर्ण, गैर सवर्ण इसमें बांटने की कोशिश करते हैं? ऐसा क्यों? अपराध की कोई जाति होती है क्या? अपराधी की कोई जाति होती है क्या? पीड़ित पीड़िता की कोई जाति होती है क्या? राशिद भाई आप समझ लीजिए, राशिद भाई निकलिए ना जाति से, उचित है, बाहर आइए, जाति से बाहर आइए। और आज जब चैनल पे बैठ करके जो आपने बात कही है मुझे अच्छा लगा। आपने अच्छा लगा कि आपने पहली बार भाजपा को आईना भी दिखाया। जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है, आईना तो मैं आपको भी दिखाता हूँ, आईना मैं आपको भी दिखाता हूँ। आप ही ने कहा था यूपी में दम है, जुर्म यहाँ कम है, काश की तभी जुर्म वहाँ पर कम कर दिया होता। आईना आपको भी दिखाता हूँ, यूपी में दम है, जुर्म यहाँ कम है। 2010-2011 बहुत बड़े फिल्म स्टार के जरिए बुलवाया करते थे आप, बहुत बड़े फिल्म स्टार के जरिए बुलवाया करते थे आप। आप ही के सुप्रीमो ने ये कहा था ना, बच्चे हैं गलती हो जाया करती है, तो आईना तो आपके लिए भी है, आईना आपके लिए भी है। मैं आईना सिर्फ एक को नहीं दिखाता।
राशिद भैया मेरी बात सुनिए, आप मुझे मौका दीजिए बोलने का। अभी आप ये देखिए, जो पिछले 14 दिनों से ये घटनाएं चल रही हैं और जो योगी राज में 3 साल से चल रही हैं, आज मन आहत है। हमारी बेटियों की जो रेप और गैंगरेप की घटना है, उसकी चिता की आग ठंडी भी नहीं हो पाती है कि दूसरी घटना सामने आ जाती है। और अभी ये एसपी जो हाथरस का जो बयान दे रहा था, ये किसके दबाव में बयान दे रहा था? इसने अभी एक कहा कि परिवार की सहमति से अंतिम संस्कार कराया गया है। अरे ये एसपी झूठ बोलता है, और यदि ये झूठ बोलता है तो ऐसा क्या है, किसके दबाव आपको में, तो बहुत अच्छे से पता होगा ना, दबाव में ये झूठ बोलने का अतुल सक्सेना, आपको तो बहुत अच्छे से पता होगा ना कि पुलिस अधिकारी किसकी जबान बोलते हैं। आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि पुलिस अधिकारी किसकी जबान बोलते हैं। वेदभूषण जी, देखिए मैं तो बड़ा ज्ञानी हूँ, एक मिनट रुकिए, रुक जाइए आप। वेदभूषण, अरे रुकिए ना भाई, अतुल सक्सेना रुकिए ना। मैं काम करता हूं, चूंकि ये डिबेट बहुत ही सार्थक तरीके से आगे बढ़ रही है, इस डिबेट का वक्त मैं बढ़ाना चाहता हूं। अगर आप तीनों की ही इजाजत हो तो मैं 11:30 बजे तक इस डिबेट को लेकर के जाना चाहता हूं। शिवम त्यागी, अतुल सक्सेना, वेदभूषण जी, आप तीनों से ही मेरी, अरे बहुत मौका दूंगा, आधे मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा, मैं बहुत मौका दूंगा, लेकिन अरे भाई सुन तो लीजिए ना मेरी बात। मुझे सियासत नहीं करनी है और न ही मैं कोई पॉलिटिकल स्टेज अपनी डिबेट्स को देता ही नहीं। केवल ये बताइए, अरे मैं राजनीतिक मंच नहीं देता। सुनिए, सुन लीजिए, सुनिए सुनिए सुनिए, वेदभूषण जी, वेदभूषण जी रुक जाइए, हमारी दलित बेटी है, अरे रुक जाइए, अरे यहाँ पर एक पुराने एक्स कॉप बैठे हुए हैं। अतुल सक्सेना रुक जाइए, आहा, अरे अतुल जी रुकिए ना, मेरा सर दर्द कर रहा, रुकिए एक मिनट, रुक जाइए एक मिनट। हाँ वेदभूषण जी, मैं तो अज्ञानी किस्म का इंसान हूं, मुझे बस ये बता दीजिए कि क्या सूरज ढलने के बाद अंतिम संस्कार होता है हिंदू धर्म में सनातन परंपरा के मुताबिक? देखिए राशिद जी, पुलिस पर उंगली उठाना बहुत ही आसान है, क्योंकि आप जितनी मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, अभी मैंने सिर्फ ये पूछा है, सुन तो लीजिए, नहीं नहीं वेदभूषण जी, 3 दिन आप सुन लीजिए, वही बात है वेदभूषण जी, सुन लीजिए, केवल मैं पूछूंगा 3 दिन गंगा, के अंदर आप कहेंगे यमुना, परिवार ने लिख के दिया है, राशिद जी उनके परिवार ने लिख के दिया है कि हाँ संस्कार कर दिया जाए। नहीं मुझे बस ये बताइए, जानकारी के लिए बता रहा हूँ, सनातन धर्म में सूरज ढलने के बाद अंतिम संस्कार होता है क्या? रात के तीसरे पहर में, रात के तीसरे पहर में अंतिम संस्कार होता है क्या? होता है। इमरजेंसी यदि बॉडी खराब हो रही थी, बॉडी खराब हो रही थी, बॉडी सड़ रही थी, पुरानी बॉडी हो गई थी, कर दिया गया। ये आम हालात नहीं है, हर हालात में नहीं होता, मान ली आपकी बात। 3 बजे के थोड़ी देर के बाद पॉप फट जाती है और 3 घंटे के बाद उजाला हो जाता है। सूरज उगने का इंतजार किया जा सकता था, इतनी बायोलॉजी मुझे भी पता है, और गलती से मैं जूलॉजी और बॉटनी का स्टूडेंट भी हूँ, गलती से मैं जूलॉजी और बॉटनी का भी स्टूडेंट रहा हूँ, तो मुझे इतना भी पता है कि शरीर, ऐसे हालात होते हैं क्या करना पड़ता है। शरीर डीके, अंग्रेजी का एक शब्द होता है डीके, हिंदी में उसे बोलते हैं क्षरण जी, क्षरण। शारीरिक डीके जो होता है, बॉडी डीके कितनी देर में होता है, इसे रोकने के लिए, बचाने के लिए क्या किया जाता है? अंतिम संस्कार में जब घंटों तक किसी अपने का इंतजार किया जाता है ना, तो फिर 2 घंटे या 2.5 घंटे इंतजार किया जा सकता है। गलती से मैं विज्ञान का भी स्टूडेंट रहा हूं और इसीलिए शायद आप जैसे मूर्धन्य, आप जैसे ज्ञानी लोगों से बात कर पाता हूं, शायद तभी बात कर पाता हूं मैं। और इतना मुझे भी पता है, सनातन धर्म में कभी भी सूरज ढलने के बाद अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। अस्पताल में सफदरजंग अस्पताल के बाहर क्या हो रहा था? सफदरजंग अस्पताल के बाहर ये आम आदमी पार्टी वाले, भीमसेना वाले वहाँ क्या कर रहे थे? एकदम ठीक किया था, यही चाहते थे आंदोलन क्यों नहीं करेंगे? आंदोलन क्यों नहीं करेंगे? के लिए सरकार ने सवाल क्यों नहीं उठाएंगे? तो अरे मैं कह रहा हूँ सवाल क्यों नहीं उठाएंगे? मतलब आप आगजनी कराएं। अच्छा यही बताइए, यूपी पुलिस की गाड़ी पलटनी चाहिए कि नहीं पलटनी चाहिए? मतलब आप ये चाहते हैं शिवम त्यागी, हाँ वहाँ गोली चलनी चाहिए, शिवम त्यागी, यूपी पुलिस की गाड़ी पलटेगी क्या? हाथरस के जो आरोपी हैं, बलरामपुर के जो आरोपी हैं, इनके लिए भी यूपी पुलिस की गाड़ी पलटेगी क्या? और कहते हैं कि यूपी पुलिस को गाड़ी पलटवाने के लिए लखनऊ से कॉल एक आ जाए तो बहुत होता है, पलट जाती है गाड़ी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जैसे कि पहली बार जब किसी हत्यारे की गाड़ी पलटी थी जिसने 8 पुलिस वालों को शहीद कर दिया था, तो किस तरह से हरियाली आंसू रोए थे समाजवादी, बीएसपी और कांग्रेस ने। इनसे एक बार पूछिए, ये यहाँ पर भी रोना शुरू कर देंगे क्या? क्योंकि इनके
प्रॉब्लम है कि जैसे ही कोई भी हत्यारा, रेपिस्ट, बलात्कारी, उसको मारा जाता है, मौत के घाट उतारा जाता है या सेल्फ डिफेंस में उसके ऊपर गोली चलाई जाती है, ये तो रोना शुरू कर देते हैं। अभी देख लीजिए, अभी ये बलात्कारियों को फांसी देने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर भगवान ना करे कोई भी ऐसे सर्कमस्टांसेस में ये सिचुएशन में नहीं, तो पूछिए इनसे जरा कि ये बलात्कारियों के साथ नहीं खड़े होंगे क्या? ठीक है, क्योंकि ये तो हर आप जगह तीनों से ही मेरी गुजारिश है, पंडित देख लेते हैं, आप तीनों से ही मेरी गुजारिश है, शिवम त्यागी, अतुल सक्सेना, वेद भूषण जी, आप तीनों से ही मेरी गुजारिश है, क्योंकि प्रदेश की बेटियों को लेकर के बात हो रही है और मैं उम्मीद करता हूं ना तो मैं एस्केपिस्ट रहूंगा और न ही आप एस्केपिस्ट रहेंगे। आप रहेंगे मेरे साथ 11:30 बजे तक, आप रहें मेरे साथ में और आगे भी बातचीत होगी। मुझे चूंकि देश दुनिया की 6 बड़ी खबरें दिखानी है, इन 6 बड़ी खबरों के जरिए आप ये जान लें कि देश दुनिया में क्या चल रहा है। लेकिन याद रहे, वापस लौट करके मैं आजमगढ़ पर आऊंगा, बुलंदशहर बागपत पर आऊंगा और मैं अपनी एडिटोरियल टीम से मेरी गुजारिश है, आजमगढ़ से रिपोर्टर जोड़ें, बुलंदशहर से रिपोर्टर लाइव दें, बागपत में जो संवाददाता हैं उनके साथ में जोड़ें, बलरामपुर के कोरेस्पोंडेंट के साथ भी मुझे